is brought to you by Kuku FM. Download the app now. एक पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कई अलग अलग इलाकों में जाता है, कई अलग अलग जिंदगियों से उसका साक्षात्कार होता है, मुलाकात होती है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें तुरंत फुरत में अपनी वेबसाइट, अपने अखबार और पत्रिका में लिख दिया जाता है। वहीं कई कहानियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक आपके भीतर बाहर निकलने के लिए छटपटाती रहती है। आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में आपके पसंदीदा शो किताब वाला में बात कर रहे हैं, जो इन्हीं तरह की पत्रकारीय कहानियों का मिला जुला एक संकलन है। किताब का नाम है एक देश 12 दुनिया। किताब के लेखक हैं शिरीष खरे। शिरीष खरे का लंबा अनुभव है हिंदी पत्रकारिता में, और ये किताब जो है वो राजपाल एंड सन्स प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। 240 पन्नों की किताब है और 295 रुपए इसकी कीमत है। कुकू एफएम एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है और कुकू एफएम के साथ द लल्लन टॉप का एक खास टाई अप है आपके लिए, आप दर्शकों के लिए। अगर आप ऑडियो बुक डाउनलोड करके सुनना चाहते हैं और सुनते हुए जानकारी जुटाना चाहते हैं, तो ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो कुकू एफएम अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और एक खास कोड LT50 डालें, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, सुनते रहिए किताबें। और चलिए अब चलते हैं आगे किताब वाला के गेस्ट से बातचीत करते। तो इस किताब के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए, इस किताब में दर्ज यात्राओं के बारे में, इस किताब में दर्ज कहानियों के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद शिरीष खरे मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिरीष जी आपका। जी सर। ये बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब ये किताब पढ़ रहा था तो आपकी एक लाइन जो मेरे जहन में आई वो ये थी, आपने लिखा कि जब इन कहानियों से आप गुजर रहे थे, या जब ये जो कहानियां अलग अलग चैप्टरों में दर्ज हैं, उसमें जब आप जा रहे थे तो आपको बहुत पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा के बारे में मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि पत्रकार जब कहानियों से मिलते हैं या कहानियों से उनका सामना होता है तो उन्हें अपने भाव या उनका अपना जो सोचना है उसको अलग रख देना चाहिए और कहानियों को सिर्फ दर्ज करना चाहिए। शिरीष खरे कौन सी पीड़ा महसूस कर रहे थे? सबसे पहले तो मैं आपका और लल्लन टॉप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो रिपोर्टाज है ये साहित्य के हाशिए पर भी है, ये पत्रकारिता के हाशिए पर भी है, और ये पूरी की पूरी किताब वंचित समुदाय के ऊपर लिखी गई है, हाशिए के लोगों के ऊपर लिखी गई है। और इस पर अगर हम संवाद कर रहे हैं तो मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण बात है। जहां तक आपके सवाल की बात है तो मोटे तौर पर यह माना जाता है पत्रकारिता में कि पत्रकार का चैलेंज क्या है। पत्रकार का चैलेंज ये है कि जब वो इस तरह की रिपोर्टिंग करता है तो वहां स्थानीय स्तर पर उसे दबंगों से किस तरह से सामना करना पड़ता है, या जो पार्टी के राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे किस तरह का सामना करना पड़ता है। ये एक मोटे तौर पर चीजें सामने आती है, पर एक जो बात है, एक नया आयाम है जिस पर की डिस्कशन होना चाहिए कि कोई भी पत्रकार सबसे पहले तो मनुष्य है और उसका अपना एक बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड से जब वो बाहर निकलता है और चीजों को देखता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। उदाहरण के लिए मैं गांव में जरूर रहा, एक मध्यम वर्ग परिवार से आया, पर मैंने उस तरह से भूखमरी नहीं देखी, लाचारी नहीं देखी, बेकारी नहीं देखी, उस तरह के पलायन नहीं देखी। तो जब मैं मध्य प्रदेश के अपने संपन्न गांव से बाहर निकला, मेलघाट वगैरह, तो मैंने देखा कि चीजें कितनी भयानक हैं। और एक पत्रकार के लिए मतलब ये चैलेंज है, उसकी जान को खतरा, लेकिन वो जब इमोशन उसके होते हैं, जो भावनाएं उसकी होती हैं, उस समय जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है उसको लिखना, और लिख के फिर उस पर लगातार चर्चा करते रहना, क्योंकि हम तो वो चीजें फेस नहीं करना चाहते। जो कोई समाज उस चीज को फेस नहीं करना चाहता, उन दुखों को फेस नहीं करना चाहता, लेकिन आप बार बार उसमें ना केवल इन्वॉल्व होते हैं बल्कि उसको लगातार उस पर रिएक्ट करते हैं, उसको लिखते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक चीज जोड़ी जाना चाहिए पत्रकारों और पत्रकारिता के चैलेंज में, कि जो भावनात्मक स्तर पर उसका जो एक जो नेचर होता है वो उससे जूझते हुए किस तरीके से पार होता है। और ये सारी की सारी कहानियां दुखों की कहानी,
मतलब मेलघाट में भूख है, उसके बाद आप देह व्यापार है, उसके बाद जो बहुत सारी कोरकू जनजाति है, आपका तिरमली जनजाति, सैयद मदारी, पारदी और नर्मदा का विस्थापन है, शहरों के अंदर विस्थापन है, बस्तर का दर्द है, बस्तर के बाहर का दर्द है, छोटे किसानों का दर्द है, मजदूरों का दर्द है। तो पूरी की पूरी कहानी ही दर्द पर है, जहां कहीं कोई ब्रेक नहीं है खुशी का। तो ऐसे समय में आप भी डिप्रेस हो सकते हैं, एक पत्रकार भी डिप्रेस हो सकता है। तो ये मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती है। ये मैं जब किताब पढ़ रहा था तो उसमें जो ज्यादातर कहानियां दिखी, जैसे कि आप महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक जाकर के आप इस किताब में कहानियों को दर्ज करते हैं। ये 2010 के आसपास की कहानियां हैं सब। इसका टाइमलाइन क्या है? थोड़ा सा आप अपनी यात्रा का टाइमलाइन बताइए, कब से कब तक आप ट्रैवल कर रहे हैं और किस समय की कहानियां हैं ये? चाहे वो जनजाति मेलघाट विदर्भा की कहानी है जहां एक बच्चे की भूख से मौत हो रही है, उस परिवार में आप पहुंचते हैं, चाहे आप कमाठीपुरा मुंबई में जो रेड लाइट एरिया वहां पहुंचते हैं। तो ये जो पूरी यात्रा है जो इस किताब में 240 पन्नों में बंधी हुई है, इसका टाइमलाइन क्या है श्री सिंह? देखिए, ये जो मैंने लिखना शुरू किया, ये 2019 से लिखना शुरू किया, ये पब्लिश हुई 2021 में। इसका जो मोटा टाइमलाइन है वो 2009 है, जहाँ मेलघाट शुरू होता है वहां से, और चीजें 2019-20 से फ्लैशबैक होती हैं। कहाँ पर? 2009, 2010, इन समय पर। लेकिन वहां से भी चीजें फ्लैशबैक होती हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्टाज है ये लाइव रिपोर्टाज नहीं है। ये रिपोर्टाज में भी एक नई शैली है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें यात्राएं हैं, संस्मरण है और पड़ाव है। और इसमें कई विधाएं एक दूसरे पे हस्तक्षेप करती हैं। इसमें कविता भी है, डायरी भी है, संस्मरण भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, और इसमें आप देखेंगे हल्का सा फिक्शन भी है, स्टोरीज भी इसमें रखी गई हैं, रियल स्टोरीज हैं, वो फिक्शन कह सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज है जिसमें कि इसमें चीजों को फ्लैशबैक में हमको जाना होता है। तो फ्लैशबैक में जब मैं जाता हूँ तो मैं अपने गांव में भी पहुंच जाता हूँ, 2002 में, 1992 में। तो इसका जो मोटा टाइमलाइन है वो 2009 से लेके 2017-18 तक, पर चीजें जो है पिछले 20 साल उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। और इसमें केवल मैंने आमतौर पर होता क्या है कि आप फोकस करते हो कैरेक्टर पर, घटनाओं पर, लेकिन इसमें मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया। और कई लोगों ने कहा कि आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? तो उसकी वजह मैंने ये बताई कि मैं कैसे बदल रहा हूँ। एक ग्रामीण मध्यम वर्ग परिवार से आने वाला सवर्ण व्यक्ति जब हाशिए के लोगों के बीच पहुंचता है तो उसकी अपनी धारणाएं क्यों टूटती, कैसे टूटती हैं, वो भी एक स्टोरी का हिस्सा है। उसके द्वंद्व, अंतर्द्वंद, उसके अपने दुख, वो भी उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। और वो मुझे लगता है होना भी चाहिए, वो एक आपका सफरनामा भी एक पत्रकार का। तो इसमें एक्चुअली दो कहानियां एक साथ चलती हैं। एक तो आपकी पत्रकारिता की कहानी भी चलती है जिसमें आपकी स्टोरीज भी हैं, और दूसरा खुद उसी के समानांतर आपकी अपनी भी कहानी चलती है कि आप में क्या बदलाव आ रहा है। जी। अच्छा, इसमें जब हम किताब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जैसे कुछ यात्राएं तो ये ज्यादा आप बताएंगे, लेकिन जो पढ़ते हुए लगता है कि कुछ यात्राएं आपने रिपोर्ट करने के दौरान की हैं, कुछ यात्राएं ऐसी हैं जो किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए की हैं, और कुछ यात्रा खास करके जो कमाठीपुरा है, जब आप मुंबई के कमाठीपुरा पहुंचते हैं और उसका जो आपने पूरा लिखा, इस पे मेरे एक दो सवाल और है, मैं पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले मेरा पूछना यही है कि वो आपके किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था, किसी रिपोर्ट के सिलसिले में आप वहां गए थे, या क्या था वहां पहुंचने, क्यों, कैसे पहुंचे आप वहां कमाठीपुरा? देखिए, ज्यादातर रिपोर्ट इसमें ये है कि आप किसी प्रोजेक्ट पर हैं। कुछ रिपोर्ट ऐसी है कि आप जो है पत्रकारिता में काम करते हुए का है। लेकिन इसमें जो कमाटीपुरा वाला है, कमाटीपुरा वाले में मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। दरअसल क्या था, मैं नागपाड़ा में रह रहा था। ये एक अलग दुनिया थी, कमाटीपुरा एक अलग दुनिया थी। करीब 2008 में मैं बॉम्बे पहुंचा, 1 साल तक मैं वहां गया नहीं। लेकिन आप जब फिल्म देखते हैं पाकीज़ा इस तरह की, तो आपकी कई तरह की धारणाएं बनती, क्योंकि हम तो गांव में रहे तो ये एक्सपोजर हमको मिला नहीं। तो उस तरफ एक तरह का वो था कि आकर्षण था कि उस दुनिया के भीतर क्या है, लेकिन हिम्मत नहीं होती ना उस दुनिया में जाने की। तो कुछ ऐसे वाकया हुए कि वहां पे जाना हुआ।
और वो कोई प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरी अपनी जिज्ञासाएं थी। और उस समय मैंने हालांकि एक रिपोर्ट लिखी, ग्रीन लाइट के इंतजार में जिंदगी, छोटी सी रिपोर्ट थी, पर वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में घर कर गया और मैंने सोचा कभी ना कभी तो इनके बारे में लिखूंगा। लेकिन जीवन की आपाधापा में कभी नहीं हो पा रहे। लेकिन जब मैंने स्ट्रीम छोड़ा, तब मैंने इस पर सीरियसली काम करना सोचा कि मैं इस पर लिखता हूँ। और फिर मैंने उसमें मोटे तौर पर जब नहीं उसका तो वहाँ ट्रीटमेंट वहाँ 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 उस इलाके में कमाटीपुरा में आप कितने दिन रहे या कितने दिन जाना आना हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कमाटीपुरा में करीब 1 साल मेरा जाना आना हुआ, 2009 से 2010 के बीच में जाना हुआ। अच्छा। और और वो जो एक्सपीरियंस से मैं जब गया वहां पर, तो कभी तो एज ए पत्रकार, कभी तो एज ए सोशल वर्कर गया, लेकिन जब वहां से लौटा मैं तो एक अच्छा इंसान बन के लौटा। और मुझे लगा कि मेरी लेकिन मेरा 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 एक सवाल यहाँ पे, काउंटर सवाल ये है श्रेय जी कि आपका लंबा अनुभव पत्रकारिता में रहा है, इसके पहले भी कई कहानियों से आपका आमना सामना हुआ, लेकिन जब कमाटीपुरा का मामला आता है तो मैंने देखा कि आप अपने एक दोष को पहले जिम्मेदार ठहराते हैं वहां तक ले जाने के लिए, और एक एक ऐसा लगता है कि एक अपराधबोध जैसा है शीरीष खरे के अंदर वहां तक पहुंचने को लेकर के या उन गलियों में जाने को लेकर के। ये क्या था? ये वहां से लौटने 1 साल जब आप जाते आते रहे, उसके बाद भी आज भी आपके मन में है कि मैं वहां नहीं जाता तो ठीक होता, या वो बदला? देखिए, मैं आपको सच सच बताऊं तो एक देश 12 दुनिया कहानी में मैंने ये वाली कहानी रख ली थी और 12 कहानी उनको भेज दी थी, 11 कहानियां, और नाम लिखा हुआ था एक देश 12। तो प्रकाशक ने मुझे बोला कि आपकी 12वीं कहानी नहीं है, ये कौन सी कहानी आप देने वाले हो? तो मैंने, उस समय भी अंतर्द्वंद चल रहा था कि ये कहानी मैं दूं कि ना दूं, क्योंकि क्या होता है कि आप अपने आप को भी एक तरह से, एक मिडिल क्लास में होता है ना कि वो उसका जीवन जो है ना, वो उसको छिपाना चाहता है। और वो मैंने लिख भी दिया, लेकिन मैं उसे छिपाना भी चाह रहा था। फिर फाइनली मुझे बेंगलोर जाना था, मैंने कहा नई कहानी पे कौन काम करे, ये वाली कहानी थी। और इस तरह से ये कहानी आ गई। तो मूलतः तो वही होता है कि मध्यम वर्गीय जो एक तो क्या बोलते हैं, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा बीच में रोकने के लिए, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि ये चैप्टर किताब में आना ही नहीं था? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक चैप्टर तो आना चाहिए था किताब में, लेकिन मैं अपने आप को पहले आपने छिपा लिया उसको। हाँ, मेरे अंदर अंतर्द्वंद चल रहा था। वो मध्यम वर्गीय नैतिकताओं का जो अंतर्द्वंद होता है ना, जिसमें आदमी मध्यम वर्गीय नैतिकता में अपने आप को वो सामने नहीं लाता, अपने सच को सामने नहीं लाता। तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि मुझे लगा कि भाई मेरे मित्र पढ़ेंगे इसी किताब को, मेरे परिवार पढ़ेगा तो वो क्या सोचेगा कि ये आपके एक छुपी हुई बात थी, ये कभी सामने नहीं आई। तो कई बातें ऐसी होती ना कि आप मतलब बताना नहीं चाहते सामने वाले को, कुछ चीजें आप अपने जीवन की अपने पास ही रखना चाहते। उसमें से एक बात ये कमाटीपुरा की, क्योंकि इसमें मैं पर्सनली भी इन्वॉल्व हूँ ना, तो मुझे लग रहा था कि ये मैं सबके सामने आएगा तो डिस्कशन भी होगा। तो मैं अपनी वजह से, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो जो पूरी की पूरी स्टोरी आनी नहीं चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत तौर पे मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। अजीब सा लग रहा, थोड़ा मतलब ऐसा शर्मिंदगी नहीं लग रही थी, लेकिन एक झिझक होती ना, वो झिझक लग रही थी। लेकिन इसमें एक होता है बोल्डनेस, होता है ना, वो बोल्डनेस मेरे अंदर था नहीं या है नहीं। ये कहने का मतलब नहीं, लेकिन मैं इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि वहां जो आप गए और जो आपने, जब आप ये कह रहे हैं कि आप नैतिकता की वजह से पहले चैप्टर ही छिपाना चाह रहे थे, तो अब मैं आपसे ये पूछ लूं, क्या कुछ ऐसा भी रह गया उस मोहल्ले के बारे में लिखना जो आपने उस चैप्टर में लिखा ही नहीं, जो हमारे दर्शकों को आप बता पाए? कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा किस्सा जो आपने देखा लेकिन आपको लगा कि नहीं यार ये किताब में तो लिख ही नहीं सकते? क्योंकि आपने किताब में लिखा है उनकी कहानी बताने से पहले कि उनकी कहानी मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो संवाद था उसको उसी तरीके से आपने नहीं दिया, उसमें भी बदलाव किए हैं आपने। बिल्कुल बिल्कुल, उन सब सारी चीजों पे भाषा के स्तर पर बदलाव हुए हैं। बट मैंने जब लिखा ना, तो उस समय तो मैंने ये सोच के लिखा ही नहीं, मैंने यही सोच के लिखा कि ये सारी चीजें सामने जाएंगी। और जब कितना छपने सही की बारी, है ये छपने की बारी आई ना, तो मैं थोड़ा झिझक में पड़ गया कि इसको दूं कि ना दूं। तो उस समय तक मैंने वो बड़ी ईमानदारी से सच सच लिखा, और उसके बाद एक बार झिझका
पर ठीक है, जाने दिया हमने। लेकिन ये कितना सही है? बतौर लेखक पत्रकार मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपके किरदार जिस भाषा में बात करते हैं या जिस भाषा में वो अपनी कहानी कहते हैं, उसको आप अ, हटा देते हैं और अपनी भाषा में वो कहानी कहते हैं, ये कितना सही है? भाषा की क्या बात उनकी कहानी उनकी भाषा में नहीं आ सकती थी? नहीं, उनकी कहानी उनकी भाषा में तो आ सकती थी, और वो, लेकिन उसमें एक्चुअली आप ये कह सकते हैं मेरी कमजोरी कि मैं सहज नहीं था उसमें। जो जिस तरह का उसमें मैं माहौल था, जिस तरह का मेरा जो ढलना था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही या गलत है, उसमें मैं कंफर्ट नहीं था उस तरह की भाषा में। हो सकता है आगे जाके धीरे धीरे कंफर्ट हो, लेकिन उस समय तक मैं कंफर्ट नहीं था, और बड़ी ईमानदारी से मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूँ। अब इस इंटरव्यू में किताब वाला में जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं आपकी किताब के बारे में, एक देश 12 दुनिया के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि आप उनकी कोई कहानी, छोटी सी कहानी, कोई संस्मरण उनसे जुड़ा हुआ उनकी भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपनी भाषा में बताएं या मैं अपनी भाषा में बताऊं, उनकी भाषा में जो आपको याद है, अगर कोई कोई संस्मरण, कोई किस्सा, तो बताएं, क्योंकि वो मुझे किताब से मिसिंग लगा। मैं सच बता रहा हूँ, पढ़ते हुए एक पाठक के तौर पे मुझे ये लगा कि क्यों उनकी कहानी उनकी भाषा में क्यों नहीं मैं पढ़ सकता। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप बताएं। नहीं, वो पहली बार ही जब मैं गया और वहां पर रहा, तो जिस तरह का संवाद हुआ वो एक्चुअली मैं खुद ही नर्वस हो गया वहां पहुंच के, जिस तरह की बात हो रही थी। और पूरी की पूरी बातचीत में ये हुआ कि मैंने समय बिताया और समय पूरा हो गया। उनका एक टाइमलाइन होता है, तो वहां उनके जो ऊपर जो रहती, जो मॉनिटरिंग करती, उसने कहा टाइम पूरा हो गया, आपने किया नहीं किया छोड़ो, आप यहाँ से निकलो, हमारा इतना टाइम, अब दूसरा कस्टमर आए। तो वो सारी चीजें थी जो कि मैं लिख भी सकता था। वो झिझक जो थी, और वो जो संवाद था, मतलब एक सेक्स वर्कर का भी और उसके ऊपर जो मॉनिटरिंग करने वाले हैं उनका भी, वो उस तरह का था कि भाई आप तो शाहरुख खान है, आपका तो मन ही नहीं हो रहा है हमसे, उस तरह का था। तू क्या शाहरुख खान है, तेरा मन क्यों नहीं होता, ऐसा। अच्छा, ये वो इस तरीके से कह रही थी जब आप उनसे सिर्फ बातचीत करना चाहते थे? हाँ, उनको लग रहा था उनमें कोई कमी है, जो मैं उनके साथ सेक्स नहीं कर रहा हूँ उनमें कोई कमी है, तो वो मुझे ईगो हर्ट कर रहे थे कि तू क्या कहीं का शाहरुख खान है, तुझे क्या मतलब ऐश्वर्या राय चाहिए, उस तरह की बात कर रहे थे, उस तरह की बातचीत कर रहे थे। अच्छा, ये कमाटीपुरा से आप निकलते हैं और फिर आपकी किताब हमें लेकर के जाती है मेला घाट, माफ करिएगा, मेलघाट, विदर्भ, जहाँ एक बच्चे की मौत हो रही है, भूख से मौत हो गई है। आप शायद उस परिवार में पहुंचे हैं और उनको वो, फिर मैं ये समझना चाहता हूँ कि अलग अलग टाइम में आप अलग अलग जिंदगियों के साथ हैं, है ना? फिर आप पहुंचे हैं महाराष्ट्र के सैयद मदारी समुदाय में, जहाँ पे स्कूल खोल दिया गया है शायद, हाँ, स्कूल खोल दिया गया है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि मेलघाट में उस समय जो आपने देखा, वो किताब में आपने जरूर दर्ज किया है, लेकिन उसको अभी हमारे दर्शकों के लिए कैसे बताना चाहेंगे? अब वो कितना याद है आपको, उस समय जो आपने देखा था, क्या दृश्य था वहां पे? एक्चुअली जर्नलिज्म सभी करते हैं, और मैं भी 2002 से 2009 तक जर्नलिज्म कर ही रहा था। पर उस घटना ने मुझे ये कहा कि तुम्हें ये जर्नलिज्म में रहना है कि नहीं, क्योंकि वो जो पहला संवाद हुआ मेरा उसके साथ में, उसने बहुत ही नॉर्मली बात करी, और हमने कहा कि बच्चा दिखाओ आप, कुपोषण वाला बच्चा, हम उसकी फोटो लेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तो उसने कहा वो तो मर गया 3-4 दिन पहले मरा। तो मुझे उसका जो बिहेवियर था वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, कि जिसका बच्चा 2-3 दिन पहले मर गया और उसके लिए जीवन इतना सहज और सरल हो गया है, इतना इस तरह से वो जी भी सकती है। और वहां मेरा दिमाग खराब हुआ, और मुझे बाद में पता चला उसके बच्चे तो मरते रहते, उसके पहले भी भूख से तड़प तड़प के मरे हों। और वो जो महिला है वो आपको घर के अंदर बुला रही है और चाय का पूछ रही है। तो ये उसकी इंसानियत भी है कि वो जो गेस्ट आया है उससे अच्छे बात कर रही है, पानी का भी पूछ रही, चाय का भी पूछ रही। लेकिन उसके बच्चा जो है, और उसके पहले भी उसके बच्चे मर चुके हैं, वो दृश्य के बाद मैं लगातार ट्रेन में ये सोचता हूँ कि इस तरह से मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, इस तरह की स्टोरीज मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं माफिया की स्टोरी कर लूंगा, इसकी स्टोरी कर लूंगा, लेकिन कुपोषण की स्टोरी नहीं कर पाऊंगा।
ये जो दुख है, ये जो तकलीफ है, इनकी स्टोरी नहीं कर पाऊंगा। और मुझे ये करना है कि नहीं करना, ये जब चलता रहता है तब मैं मुंबई में उतरता हूँ और फैसला करता हूँ कि यही मैं काम करूंगा। जहां भी रहूंगा, जिस भी पोजीशन में रहूंगा, बेरोजगार रहूंगा, जॉब पर रहूंगा, मैं इस तरह की स्टोरी को करना चाहूंगा। और इस तरीके से वो पहले ही दृश्य है, मतलब जब किताब शुरू होती है तो वह कल मर गया, वहीं से शुरू होती है। एक्चुअली जर्नलिज्म भी मेरी वहीं से शुरू होती है। 2008 से 2009 तक जो मेरा आंदोलन है वो, या जो चीजें हैं वो दिमाग के स्तर पर तो चलती हैं, पर आप इमोशनल उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। और मुद्दों पर आपकी समझ तो बनती रहती, पर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट उस देश के साथ मेरा शुरू हुआ। बिल्कुल। अब इस बातचीत के आखिरी दौर में हैं हम, और मुझे लग रहा है कि एक सवाल और मेरा है, जो कि इस किताब में जो विषय है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा चौंकाने वाला होगा। कहाँ आप कमाटीपुरा मुंबई में रहते हैं एक चैप्टर को पढ़ते हुए, फिर आप विदर्भा पहुंचते हैं जहाँ एक बच्चे की मौत हुई, जो कह रहे थे अभी शिरीष की, कल 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 वो मर गया, यही चैप्टर का नाम है ना? वह कल मर गया, वह कल मर गया। हाँ, और वही बोलती है जी, वही मदारी समुदाय है एक तरफ, जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोला है। तो ये किताब में एक अच्छी कहानी भी है, मतलब तमाम दुख समस्याओं से निपटते हुए आप कुछ अच्छी कहानियां भी पढ़ते हैं। ये क्या कहानी है, इसको इतनी प्रमुखता से क्यों जगह दिया आपने कि सैयद मदारी समुदाय ने अगर स्कूल खोला अपने बच्चों के लिए? देखिए, ये जो समुदाय है, पारदी है, ये मतलब अंग्रेजों से फाइट इसका हुआ, और अंग्रेजों से जब फाइट हुआ तो अंग्रेजों ने बहुत सारे ट्राइब्स को क्रिमिनल घोषित किया 1872 में अधिनियम बना के, उसमें ये समुदाय भी था। और अब उसके बाद 1952 में इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो है क्रिमिनल ट्राइब्स नहीं है, और बहुत सारी जेलों से उनको रिहा किया। लेकिन हमारे समाज में वो अभी भी क्रिमिनल है ना, समाज ने उनको अभी भी रखा क्रिमिनल, कानून में नहीं है। लेकिन उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, वो जो पहाड़ी इलाका था वहां कोई जाता नहीं था, पुलिस भी नहीं जाती थी, कुछ भी नहीं। उस जगह पे स्कूल होना, और एक महाराष्ट्र का आदर्श स्कूल होना पारदी का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि अम्बेडकर ने भी कहा है कि चीजें बदलेगी एजुकेशन से और संगठित होने से। तो वो चीजें मुझे दिखी कि चीजें बदल रही हैं एजुकेशन से, संगठन से, और समाज उसको स्वीकार कर रहा है। जो समाज पर आरोप है कि वो चोरी करता है, उचक्कागिरी करता है, वो समाज एजुकेशन के महत्व को समझ रहा है। और वो समाज चाह रहा है कि हमने जो किया ठीक है, लेकिन हमारी अगली जनरेशन पढ़े लिखे और वो पुलिस बने, क्योंकि वो पुलिस से बहुत डरते हैं ना, तो वो पुलिस बने और हमारा डर दूर। इसलिए वो कहानी मैंने शामिल करी, क्योंकि इतने दुख है तो कहीं तो एक उम्मीद है, और वो उम्मीद जो है वो स्कूल में दिखती है, वो सरकारी बहुत दूर दराज के महाराष्ट्र के स्कूल में दिखती है। शिरीष खरे जी, अपनी किताब एक देश 12 दुनिया के बारे में लल्लन टॉप के दर्शकों से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लंबे समय बात हुई आपसे।